नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, अपडेट्स, क्लासेस, क्वेरीज एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें, वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, आपको जिस भी पेपर को देखना है ना, अगर आपको क्लासेस लाइक ढूंढने में बहुत हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हाँ मुझे प्लेलिस्ट चाहिए, तो बिल्कुल आप जब यूट्यूब पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर वीडियोस का, लाइव का, पोस्ट का, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। आप सिंपली प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर चारों पेपर की अलग अलग हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो वहाँ से आप अपनी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टेड टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ पर्सनैलिटी क्या होता है। कि अगर आपसे सिंपली में पूछा जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, अगर ये लाइव क्लास होती तो ये लाइव क्लास होती तो डेफिनेटली आप मुझे बताते। लेकिन ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनालिटी इज द यूनिक, मतलब ये हर प्रकार से बोले तो यूनिक होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। मतलब जो हमें एक से दूसरे के बीच में जो डिस्टिंग्विश होता है, मतलब जो एक दूसरे के बीच में अंतर होता है, जो हर एक व्यक्ति का यूनिकनेस को बताते हैं ना, वही उसकी पर्सनालिटी होते हैं। आइए इसकी हम लोग ब्रीफ चर्चा करेंगे, इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आपको ये देनी थी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर यूपी बीएड एडमिशन अपडेट 2026 लिखा गया। तो बिल्कुल आपका 2026-28 के जो बीएड एग्जाम, हाँ, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आउट हो चुका है और उसकी फॉर्म फिलअप की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं फिल करा है, प्लीज़ आप लोग फिल कर लीजिए। और आपका जो क्या है, जो आपके लाइक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है, उसमें जीएस हो गया, हिंदी हो गया, सब आप हमारे पे छोड़ दीजिए। हमारे चैनल पर रेगुलरली उसकी क्लासेस भी अपलोड हो रही हैं। तो अभी जीएस पढ़ाया जा रहा है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। आप अपनी क्लासेस को एंजॉय करें, आप 2 साल की जर्नी हमारे साथ तय करें। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सा यूट्यूब चैनल, ये हमारा है, आपका है, हम सबका है, इसको फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करना है। एंड if you guys want to a healthy conversation with each other या with your classmates ना, so please यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स जुड़ के इसका बेनिफिट उनको मिला है। तो आई होप कि आप भी इनसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े और इसका बेनिफिट आपको मिले। साथ ही साथ हमारा एक और प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे भी बहुत लर्नर्स जुड़े हैं। तो आप जुड़ जाएं और इसका लाभ आपको मिले। और आपको अगर हमसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आपको हमारे पे ट्रस्ट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ जुड़ने से पहले एक बार हमारे ऑफिस ज़रूर विजिट करें। हमारी ऑफिस प्रयागराज में है। जो एड्रेस हमने दिया है बिल्कुल यही हमारा ऑफिस का एड्रेस है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय द वे, इफ़ यू गाइस हैव नो टाइम, तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने 2 दे रखा है कि बाय द वे एक नहीं लगता तो दूसरे पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9919599066, एक और नंबर है 8090656656। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज पर्सनालिटी, इसकी मीनिंग। बट इसकी मीनिंग की शुरुआत करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि सबसे पहले पर्सनालिटी जो वर्ड है ना, जो पर्सनालिटी शब्द है, इसको यूज कौन किया था। आई वॉन्ट टू नो कि सबसे पहले पर्सनालिटी वर्ड का यूज किसने किया था। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं तो ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट टाइम 1425 में, है ना, 1425 में एक कौन थे, एक प्रकार से कह सकते हैं ना, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका लाइक यूज करा था। उनका नाम जो था मैं आपको बताती हूँ,
जॉन, JOHN, जॉन वाइक्लिफ, W, अच्छा मैं क्लियर लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा, एक मिनट। इन 1425 JOHN, जॉन, WYCLIFFE, जॉन वाइक्लिफ। ये एक पहले पर्सन थे, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्सनालिटी शब्द का यूज किया, ठीक। बट इसके बाद होता क्या है कि ये डिराइव्ड कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म पर्सोना। ये पर्सोना से डिराइव्ड होता है, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए इसके साइंटिफिक डिफिनीशन किसके द्वारा दी जाती है, ये यहाँ से ये डिराइव्ड होता है, बट ये वर्ड यूज किया गया था किसके द्वारा, जॉन वाइक्लिफ द्वारा। बट इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, ये CIENTIFI, साइंटिफिक डेफिनेशन वाज गिवन बाय whom, वाज गिवन बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट, GORDON, गॉर्डन ऑलपोर्ट। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप इसका एग्ज़ाम देंगे ना, आपके क्वेश्चन पेपर में व्यक्तित्व से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो गॉर्डन ऑलपोर्ट की दी हुई परिभाषा है ना कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोभौतिक गुणों का वह गत्यात्मक अध्ययन है, तो मतलब ये इनकी डेफिनेशन आपको प्लीज़ उसको लिखना ही है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इनको ही इसका जनक माना जाता है। किनको, गॉर्डन ऑलपोर्ट को। 1937 में इन्होंने इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन दी, मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ले पर्सन, मतलब आम जनता के बीच में इस टर्म का, इस लाइक एक प्रकार से एक विषय इन्होंने बना दिया है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन को हमें अवश्य लिखना होगा, ठीक, 1937 में। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या, कि सबसे पहले कौन दिया था 1425 में, कौन, जॉन वाइक्लिफ ने दिया था पर्सनालिटी शब्द को। और ये आया कहाँ से था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये पर्सोना शब्द से लिया गया है। और इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी की, तो गॉर्डन ऑलपोर्ट, GORDONALLPORT, इन्होंने 1937 में सबसे पहले इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन दी थी किसकी, पर्सनालिटी की। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए इसी के साथ हम लोग इसकी पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसका ब्रीफ परिचय हम लोग लेते हैं, फिर देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। जैसा कि हमने बताया कि व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के या लैटिन शब्द के पर्सोना से आता है। अब पर्सोना मीन्स क्या होता है, विच मीन्स मास्क। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि लाइक जोकर वगैरह बनते हैं, आजकल शादी विवाह में देखते हैं ना, झांकियाँ निकलती हैं, तो कोई कृष्ण का रोल करता है, कोई महादेव का रोल करता है ना, कोई बजरंगबली का रोल करता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सोना होता है, मुखौटा होता है, एक मास्क होता है, जो व्यक्ति पहन के किसी के रोल को क्या कर रहा होता है, प्ले कर रहा होता है, ठीक। एक्चुअली में वो तो कोई और होता है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअल में जो पर्सन होता है वो नहीं होता है, वो कोई और होता है। बट वहाँ पर जिस टाइम पर वो कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है, उस रोल को प्ले कर रहा होता है, तो वो मास्क पहना हुआ होता है, वह किसी और की पर्सनालिटी को क्या होता है, वो दिखा रहा होता है, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वही एक प्रकार से कह सकते हैं वो। ये एंशियंट ड्रामा में जैसे देखते हैं ना कि हाँ, एक्टर्स इन एंशियंट ड्रामा तो पहनते हैं और क्या करते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं। फिर पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, चाहे हमारा विचार हो, आपका विचार हो, या फिर किसी राजा का हो, किसी प्रजा का हो, है ना, किसी लाइक हम चार 6 10 जितने हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम सिबलिंग्स होते हैं, तो हमारे सबके जो पैटर्न्स होते हैं थिंकिंग के, वो अलग अलग होते हैं। और जो वो यूनिकनेस होती है ना, जो यूनिकनेस होती है वो हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमारे इमोशंस अलग होते हैं, हमारे व्यवहार अलग होते हैं, एंड एटीट्यूड ऑल्सो, दैट्स मैक ना एन इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। कौन, हमारा जो लाइक थॉट पैटर्न होता है, इमोशंस, व्यवहार करने का तरीका, हमारी जो अपने एटीट्यूड्स होते हैं, ये हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। और यही रीज़न है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है।
तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ लिखा है हिंदी में कि व्यक्तित्व वह विशिष्ट गुणों, विचारों, भावनाओं और व्यवहार का समग्र रूप है जो व्यक्ति को दूसरों से क्या करता है, वो अलग बनाता है, और यही हमारा पर्सनालिटी या फिर यही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। अब हम लोग व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखते हैं गाइस। प्लीज आपको मैं अभी भी अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको क्या करना है, अगर आपके एग्जाम में पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो प्लीज आपको ये गर्डन ऑलपोर्ट है ना, गॉर्डन ऑलपोर्ट, इनकी जो डेफिनेशन दिया है इन्होंने, ये मील का पत्थर है। प्लीज आप इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, चाहे आप इसको याद करके, चाहे आप रोट लर्निंग करिए, चाहे आप कॉपी पे बार बार लिखे, कैसे भी करके, बट आपको याद करके एग्जाम में जाना और इस डेफिनेशन को अवश्य लिखना है। ठीक, तो डेफिनेशन इन्होंने जो दी है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इनके शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychological system that determine his unique adjustment to his environment। मीन्स व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन स्थित उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। अब हम एक एक शब्द को समझते हैं। मनो शारीरिक मतलब हमारे माइंड से, शारीरिक मतलब हमारा जो फिजिक होता है, एक इनका गत्यात्मक संगठन होता है, मतलब गतिशील, डायनेमिक मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है ना, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जो हमारी परसेप्शन होती है, और ये तो हमारे इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारा फिजिक होता है, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इन सब तंत्रों का क्या है, एक डायनेमिक मीन्स गतिशील, टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। कि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है। कभी वो एक बेस्ट फादर होता है, जैसे भगवान राम की बात करते हैं ना, तो वो एक अच्छे राजा भी थे, एक प्रकार से एक अच्छे वो क्या कर सकते, पुत्र भी थे, एक अच्छे पति भी थे, एक अच्छा बेटा भी थे, है ना, तो एक अच्छे भाई भी थे। तो वो उनका वो क्या था, वो गतिशील संगठन था उनका, एक डायनेमिक था, है ना, जो उस व्यक्ति के वातावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करती है कि हमें कब बेटे का रोल प्ले करना है, कब हमें पिता का रोल प्ले करना है, कब हमें पति का रोल प्ले करना है, कब हमें भाई का रोल। तो अब उस वातावरण की आवश्यकता के अनुसार वह वातावरण, वह इन्वायरमेंट हमसे क्या डिमांड कर रही है, उस डिमांड के अनुसार हमें अपनी पर्सनालिटी को क्या करना होता है, वो समायोजन करना होता है। और यही हमारी एक हेल्दी पर्सनालिटी, एक हेल्दी व्यक्तित्व को क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर इसमें बात करते हैं तो पर्सनालिटी, इसमें 3-4 शब्द निकल के आते हैं। सबसे पहला डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि यह परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है, कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दूसरा, यह साइकोफिजिकल होता है, मतलब साइको फिजिकल मतलब यह मानसिक और शारीरिक दोनों का क्या है, आपस में मिश्रित रूप है। और हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, और ये हमें क्या करता है, हमारी जो यूनिकनेस होती है उसके बारे में भी हमें बताता है, यूनिकनेस ऑफ अ पर्सन, है ना। तो ये कुछ 2-3 इसके टर्म्स हैं, आपको याद करके, कुल मिला करके ये पूरी डेफिनेशन आपको याद करके जाने, और एग्जाम में 1937 में इन्होंने दी थी। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हाँ, व्हाट डू मीन ऑफ पर्सनालिटी, की जो व्यक्ति के उसके जो पैटर्न ऑफ थॉट होते हैं, थिंकिंग होता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसका व्यवहार होता है, तो ये सारी चीज़ उसकी पर्सनालिटी को क्या करती है, वो डिफाइन करती हैं। एक बार मैं फिर से लिखती हूँ, चूंकि डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा, जिस टाइम पे हम लोग पीवाई की सीरीज अपनी लॉन्च करेंगे ना, उस टाइम पे दिखाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया था और आगे आने की भी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी जो वर्ड है, इसको 1425 में कौन दिया था, जॉन वाइक्लिफ, CLIF, है ना। अगर आपको लिखना होगा प्लीज आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद होता क्या है, ये डिराइव्ड कहाँ से होता है ना, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका अर्थ है क्या, मुखौटा या मास्क। फिर इसकी जो साइंटिफिक डिफिनीशन है, साइंटिफिक डिफिनेशन गिवन बाय हूम, इट वाज गिवन बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट इन 1937। तो इस तरीके से आपको यहाँ से अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करना और इस तरीके से अपनी डेफिनेशन देनी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स,
यहाँ पर क्या क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडजस्टमेंट, कि हम अपने परिवार के साथ में कैसे एडजस्टमेंट हमारा हो पाता है। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है वो हैंस आइजिंग की है 1937 में। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का अपेक्षाकृत एक स्थायी संगठन है। कि हमारा चरित्र कैसा है, देखिए हमारा कैरेक्टर अलग है, आपका अलग होगा। एक जो रोल को प्ले करता है कि एक जैसे एक पिक्चर कोई बनी या कोई वेब सीरीज बनी, तो उसमें हर इंसान का अपना अपना कैरेक्टर होता है। वो तो हर किसी का कैरेक्टर अलग अलग डिफाइन होता है और वही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति का जो स्वभाव, जिसका नेचर कहते हैं कि हाँ आप तो बहुत हंसमुख है, वो तो बहुत शांत रहने वाले में से हैं, है ना, और या फिर बहुत कह सकते हैं बहुत गंभीर अवस्था में रहते हैं ना, जैसे गौतम गंभीर को लोग कहते हैं ना, एक फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, बस जस्ट मैं एग्जाम्पल की, हाँ गौतम गंभीर ऐसे रहते हैं कि बहुत वो लाइक गंभीर रहते हैं इस तरीके से, है ना। फिर व्यक्ति का आईक्यू लेवल, व्यक्ति का इंटेलिजेंस, हमने उस दिन इंटेलिजेंस वाली 2-2 3-3 क्लासेस करी ना, आपने देखा होगा वो, तो व्यक्ति का आईक्यू लेवल कैसा है। फिर व्यक्ति की फिजिक कैसी, उसका जो बॉडीली स्ट्रक्चर है। तो इन सब का एक जो स्थायी संगठन है ना, जो इन सब का एक स्थायी संगठन है, वही उसका क्या है, वो व्यक्तित्व है। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे एक बच्चा है ये, है ना। अब इसमें क्या है, लाइक इसका नेचर, इस बच्चे का क्या है, इसका आईक्यू लेवल, इस बच्चे का एटीट्यूड, फिर इस बच्चे का बिहेवियर, वे ऑफ बिहेवियर, फिर इस बच्चे का क्या, इस बच्चे का लाइक कह सकते हैं टेम्परामेंट, है ना। फिर इस बच्चे का क्या, इस बच्चे का कैरेक्टर, है ना। फिर इस बच्चे का एटीट्यूड, फिर इस बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस ना, इसका इमोशन कैसा है ना, इसकी इसकी लाइक संवेदनशीलता कैसी है, या फिर इसकी जो परसेप्शन है। तो ये सारे कैरेक्टर मिलकर के पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। तो पर्सनालिटी इट्स नॉट अ सिंगल वर्ड, इट्स अ मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व इन। तो वह अपने आप में कौन पर्सनालिटी बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है, और यही आपकी पर्सनालिटी कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसका, रेमंड कटेल 1950 में इन्होंने दिया था। इनको कैटल मत पढ़िएगा प्लीज, इन रेमंड कटेल, है ना, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है। तो पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। इट मीन्स कि व्यक्तित्व वह है जिससे हम किसी व्यक्ति के व्यवहार की क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे क्लास में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो उस दिन से हमें उनका लाइक जब हमें मार्क्स पता चलता है कि इस बच्चे ने 10 में 8 लिया, जैसे ए, बी और सी, इस बच्चे का 8 मार्क्स आया, 10 आउट ऑफ, है ना, 9 आउट ऑफ 10 मिला, और इस बच्चे का 6, सॉरी आई एम गोइंग रॉन्ग, हाँ, जैसे 8 आउट ऑफ 10, फिर 10 आउट ऑफ 10, या फिर किसी बच्चे का 9 आउट ऑफ 10, या फिर किसी बच्चे का 5 आउट ऑफ 10, है ना, लाइक ए, बी, सी, डी इनके नाम है। अब हम इसी से एक अंदाजा लगाते हैं या फिर एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे जाके अच्छा करेगा, हम मार्क्स के आधार पे। लेकिन क्या पता इस बच्चे ने कभी कभी चीटिंग भी किया, चीटिंग भी कर सकता है ना। तो एक प्रकार से अगर लेकिन देखा जाए एवरेज वे में, तो हम इसको ही प्रिडिक्शन करेंगे कि हाँ ये बच्चा आगे जाकर बेटर करेगा, इससे फिर थोड़ा सा कम, बट ये भी करेगा, फिर ये। तो एक प्रकार से कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चल के ये बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, या कैसे इसकी परफॉर्मेंस होगी, या कैसा इसका एटीट्यूड होगा, या फिर एकेडमिक या कितना सक्सेसफुल बच्चा रह पाएगा, है ना। इस तरीके से हम भविष्यवाणी करते हैं उसके वर्तमान के व्यवहार को देख करके, जो भविष्य में वो करेगा उसको लेकर के हम भविष्यवाणी करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ये रेमंड कटेल ने बोला है। अब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व की प्रकृति, क्या इसकी प्रकृति है। तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था, बिल्कुल वही सारी चीजें यहाँ पे भी। तो सबसे पहले ये डायनेमिक होती है, गतिशील होती है, एक गतिशील प्रक्रिया होती है। मीन्स पर्सनालिटी चेंजेस विद द एक्सपीरियंस, कि यह अनुभव के आधार पर जैसे जैसे हम नॉलेज को गेन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
जैसे जैसे हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व में क्या होता है, परिवर्तन भी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाई चाइल्ड में बिकम कॉन्फिडेंट आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। जैसे हम लोग ऐसे लाइक बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, आई मीन या फिर कह सकते हैं ना कोई ऐप है या फिर ऑफलाइन भी, कि हाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि कई बार बच्चे बहुत शाय होते हैं, बहुत शर्मीला फील करते हैं, बट जब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बिकम कॉन्फिडेंट आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, कि जब वो उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि पब्लिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, आपका जो शाइनेस है वो इस तरीके से कम होगा। तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा शाइनेस होता है ना, जो बच्चे का शर्मीलापन होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो इस तरीके से ये गतिशील प्रक्रिया है। फिर अगला, ऑर्गेनाइज सिस्टम, मतलब यह एक संगठित प्रणाली होती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, ये सारे ट्रेट्स क्या करती है, इन्वॉल्व करके रखती है। जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक बनावट कैसा है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसका ईक्यू लेवल है ना, आईक्यू लेवल तो ठीक है, बट उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था मेयर एंड सैलवे ने दिया था, फिर उसको डैनियल गोलमैन ने क्या करा था और उसमें एक्सटेंड करा था, या फिर अपनी तरफ से कुछ और उसमें एड ऑन करके उसको दिया था। फिर उसके बाद बच्चे का जो सामाजिक गुण है, जैसे हमने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी करी थी ना इंटेलिजेंस की, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि व्यक्ति की मैकेनिकल आईक्यू होती है, व्यक्ति की अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, और व्यक्ति की सोशल इंटेलिजेंस होती है, कि वो समाज में कैसे बिहेव करता है, समाज में लोगों के साथ कैसे उठना बैठना, ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल ये इसकी पर्सनालिटी अपने आप में इन्वॉल्व करती है, किसकी, बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की, कि उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुण का संयोजन जो होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। मीन्स ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। ठीक, उसके बाद यूनिकनेस, या यूनिकनेस मीन्स अद्वितीय। बिल्कुल हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। जैसे हम सिबलिंग्स होते हैं ना, स्टिल हम लोग अलग होते हैं, हमारा जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग होता है, हम लोग लाइक एक ही फील्ड में रेयर होता है कि हम जाते हैं, हम सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो नो टू इंडिविजुअल्स हैव द सेम पर्सनालिटी, कोई भी दो व्यक्तित्व का समान व्यक्तित्व तो नहीं होता है, अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। किसी को लाइक डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिशियन बनना अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति में कुछ कुछ यूनिकनेस होता है। हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक स्पेशल पर्सनालिटी होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखा जो नेचर ऑफ व्यक्ति पर्सनालिटी है वो क्या है, इसमें डायनेमिक है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है और यूनिकनेस है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंसिस्टेंट मतलब सापेक्ष स्थिरता। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिहेवियर शोस कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिचुएशन। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है ना, तो वह अधिकांश परिस्थितियों में ईमानदार ही रहेगा। कि अगर किसी व्यक्ति की परवरिश या किसी बच्चे की परवरिश ऐसी हुई है कि जिसके पेरेंट्स बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, पोलाइट बिहेवियर है, तो मैक्स टू मैक्स उस बच्चे की पर्सनालिटी जो उभर के सामने आएगी ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना व्यवहार वो लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा ना, वो क्या करेगा, वो ऑनेस्ट रहेगा, पोलाइट रहेगा, ईमानदार रहेगा। तो इस तरीके से वो उसमें क्या करते हैं, वो लाइक ऐसे जिग जैग वाली फीलिंग नहीं आएगी, आएगी बट लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, बाकी के टाइम पे ये ऐसे ही रहेगी, है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर अगला, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि यह वंशानुक्रम और वातावरण से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे किसी बच्चे की जो हाइट होगी ना, वो उसकी हेरिडिटी, उसके माता पिता और उसके जो मैनर्स होंगे, उसका इन्वायरमेंट कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, रिएक्शन रेंज, मैं आपको लिख के बताती हूँ। रिएक्शन रेंज, इसका क्या मतलब है, मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे दो बच्चे हैं, ए एंड बी, ठीक, तो और ये बच्चे जब पैदा होते हैं, इनका आईक्यू लेवल मेजर करा जाता है, तो इनका आईक्यू लेवल वो 100 रहता है ना, दोनों का इक्वल रहता है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक, तो 100 आईक्यू लेवल इनका रहता है, 100 इनका रहता है, बट
एक का जो इन्वायरमेंट होता है वो गुड इन्वायरमेंट होता है, और इस बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है वो पुअर होता है ना। यहाँ पर लोग गाली गलौज, है ना, और लाइक पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, अवेयरनेस नहीं रहते हैं। तो इस बच्चे का जो हेरिडिटी में जो इसको IQ लेवल इसका मिला था ना 100 था, तो वो 120 प्लस जा सकता है। वहीं पर इस बच्चे का 100 है, अगर ये बहुत गया तो ये 105, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है ना। तो यही रिएक्शन रेंज होता है कि हमारा जो हेरिडिटरी लाइक हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, जो हमारा IQ लेवल होता है, वो पर्यावरण के साथ में आ करके कितना उनके साथ लाइक आगे बढ़ सकता है, मतलब अच्छा परिणाम मिलने के साथ हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना नहीं, तो ये हमारा रिएक्शन रेंज क्या करता है वो बताता है। इस तरीके से हमने देखा। तो पर्सनालिटी में क्या, ये डायनेमिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, यूनिक होती है, कंसिस्टेंट होती है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी होती है। अब अगला हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अब इसके यानी कि इसके व्यक्तित्व के क्या क्या घटक हैं, है ना, क्या क्या तत्व हैं, मतलब किन किन तत्वों को मिलकर के व्यक्तित्व को डिफाइन किया जा सकता है, या फिर हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो फिजिकल ट्रेट्स है ना, शारीरिक गुण। फिर हमारी मेंटल एबिलिटी, है ना, जो हमने ऊपर देखा भी था, चाहे वो हमारा IQ लेवल हो, EQ, हमारा परसेप्शन हो, थॉट हो, हमारी थिंकिंग हो, हमारी डिसीजन मेकिंग हो, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी भावनात्मक संतुलन कैसा है। फिर सोशल बिहेवियर, हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारा मोरल कैरेक्टर। तो ये सारे क्या कंपोनेंट्स मिल करके हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे ये बच्चा है छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा, और इसमें क्या है बच्चे का लाइक उसका फिजिकल ट्रेट्स हो गया, बच्चे का मेंटल ट्रेट हो गया, बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, फिर बच्चे की क्या सोशल बिहेवियर हो गया, फिर बच्चे का मोरल कैरेक्टर हो गया, है ना, फिर बच्चे का और क्या कह सकते हैं, बच्चे का क्या बोल सकते हैं, इसमें तो सारी चीज़ें आ गई, मतलब और उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो हेरिडिटी है ना। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर के ही क्या होते हैं, किसी पर्सन की, हमारी आपकी हम सबकी पर्सनालिटी क्या होती है वो उसका डिफाइन होता है, या फिर उसको डिफाइन किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि मेजर थियोरेटिकल व्यूज ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब जिस टाइम मैं आपका PYQ सॉल्व करवाऊंगी ना, उस टाइम पे देखूंगी अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक थियोरी पूछी तो मैं इसको और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगी, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि हाँ क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। आइए सबसे पहले जो थियोरी देखते हैं, ये साइको एनालिटिक थियोरी, किसकी, सिगमंड फ्रायड की, इन्होंने 1900 में दिया था। जो साइको एनालिसिस के फादर माने जाते हैं, साइको एनालिसिस के फादर माने जाते हैं ना, ये कौन, सिगमंड फ्रायड ही माने जाते हैं। और स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1900 में हुई थी। कॉन्सेप्ट्स इन्होंने जो दिया था वो पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो कंसिस्ट करती है क्या क्या, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इड जो है क्या है, इड है हमारा जैसे हम इसके लिए ये कॉन्सेप्ट इन्होंने जो दिया है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं, है ना, ये हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे आइसक्रीम बेचने वाला आया, है ना। अब इस बच्चे ने, जैसे ये बच्चा है ना, इस बच्चे ने बोला कि मतलब मम्मी आपके पास पैसे हो या ना हो हमसे नहीं मतलब, लेकिन हमें ये आइसक्रीम खानी ही खानी है। तो ये प्लेजर, ये तुरंत प्लेजर, इसको मतलब तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। अगर मम्मी पापा ने पैसे नहीं दिए तो इस बच्चे ने किसी को छीन के, किसी के आइसक्रीम को छीन के खाना है, लेकिन ये खाएगा जरूर इस आइसक्रीम को। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। फिर अगला ईगो, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है कि ये कहता है अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत खाइए, जब आपके पास पैसे होंगे तभी खाइएगा। अगर आप किसी का छीन के खा रहे हैं ना तो ये गलत है। तो ये कहेगा कि नहीं ये तो बहुत गलत है, आप किसी का छीन के नहीं खा सकते हैं। ये बच्चा इड की जब इसके ऊपर इड हावी रहेगा तो बोलेगा नहीं हमें अभी चाहिए, बट वहीं पर ईगो क्या करता है, कहता है कि नहीं आपके पास जब पैसे होंगे तो आप खाइएगा, फिर आपको कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। और वहीं पर जो आपका सुपर ईगो है ना, ये किस पर, ये
मोरल प्रिंसिपल, शायद इसी पे काम करता है। तो ये आपका जो सुपर ईगो ना, ये मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि अब ये बोलेगा कि नहीं, ये बोलेगा, इट बोलेगा कि नहीं आपके पास पैसे नहीं, हमें नहीं मतलब, हमें खाना है। ये बोलेगा नहीं अभी मत खाइए, जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर आप खाइएगा। और वहीं पर सुपर ईगो वो बोलेगा कि नहीं, आपको खाना ही नहीं है, इससे शुगर गेन, लाइक इसमें शुगर होता है, आप मोटे हो जाओगे, है ना। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का चला जाता है। और कुल मिलाकर के ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं ना, उसको फॉलो करता है कि सोसाइटी के द्वारा हमें कब प्रेस किया जाएगा या फिर कब हमें पनिश किया जाएगा। तो बिल्कुल उनके बीच में ये क्या करता है, वो बताता है कि क्या गलत है क्या सही, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल की कहते हैं ना कि भैया आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा जो ईमानदारी वाला सिचुएशन होता है, सुपर ईगो का काम होता है, ये हमारे चाइल्डहुड में डेवलप होता है। तो जो सुपर ईगो होता है ना, ये एथिकल और एक प्रकार से ये मोरलाजिक कंपोनेंट होता है, जो कि सिगमंड फ्रायड ने हमारे लिए बताया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो इड है ये किस पे, ये इट हमारे हाँ, इट हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो हमारा मोरल। तो इस तरीके से हमने देखा। और जो इड करता है, जो इड का काम है ना, मैं आपको लिख के बताती हूँ। इधर मैंने इड रखा, इधर मैंने सुपर ईगो रखा, सुपर ईगो है ना। और जो हमारा ईगो होता ना है, ये कहता है कि गलत काम करो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करो, बट ये कहता है कि नहीं गलत काम कभी भी मत करो, कभी नहीं कभी नहीं। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, जंग छिड़ी रहती है। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो कौन करता है, ईगो करता है। तो जो आपने सुना होगा डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे आपका प्रोजेक्शन होता है, रेशनलाइजेशन होता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, तो क्या करता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। और इड और सुपर ईगो के बीच में एक प्रकार से ये कहता है कि भैया आप दोनों प्लीज आपस में लड़िए मत, आप बैलेंस बना के रखिए। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें देखी। अब फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड वॉन्ट्स चॉकलेट, देखिए मैंने जो ऊपर दिया था तो वही, तो फिर चॉकलेट मांगता है, वो उसका इड होता है। और मदर सेज नो, नहीं खाना है, ये सुपर ईगो। चाइल्ड वेट फॉर डिनर, ईगो बैलेंस, वही कि जो हमने बोला था कि जब पैसे होंगे तब खाना है, वही जो हमने सुपर ईगो में बोला था ना, कि बोलेंगे कि हाँ नहीं इससे आपका वेट गेन होगा, इसमें शुगर होता है, आप बहुत मोटे हो जाओगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वही इस तरीके से हमने देखा कि चाइल्ड मांगता है, उसको चाहिए तो चाहिए, वो इड होता है। सुपर ईगो क्या करता है, नहीं खाना है, और ईगो कहता है कि नहीं जब आपके पास पैसे होंगे आप तब खाइएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड थ्योरी। अच्छा, अब हम ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं ना, तो इसमें आपकी गार्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी आती है, इसमें आपकी रेमंड कटेल की आती है, एंड हाइंस आइजिंग की आती है। तो गार्डन ऑलपोर्ट, इन्होंने लाइक सेंट्रल ट्रेड बताया, इन्होंने सरफेस ट्रेड बताया है। मैं आपका जब पीवाईक्यू देखूंगी उसमें जो भी क्या कहते हैं लाइक क्वेश्चन आएंगे ना, फिर मैं उसकी थ्योरी करवाऊंगी। अभी आप मुझे थोड़ा सा इसके लिए टाइम दीजिएगा। फिर रेमंड कटेल, जो कि इनकी अलग थ्योरी है, साइडन की पूरी पूरी इनकी जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स, मतलब अलग अलग ट्रेट्स, यानी हमारे जो सील गुड होते हैं ना, उससे बनकर उनसे ही हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करें अगर, तो ये 1950s से शुरू होती है। जो ट्रेड थ्योरीज थी ये 1930 से 1950s तक आती हैं। अब इसमें किसका, लाइक कार्ल रोजर्स का, अब्राहम मास्लो का, हम इन सब की थ्योरीज देखते हैं। पर्सनालिटी डेवलप्स टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यहाँ पर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा जो अब्राहम मास्लो हैं, इनकी मैं बताती हूँ, इनकी नीड हायरार्की थ्योरी है। इन्होंने 5 तरीके की नीड बताई है। सबसे पहली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर इन्होंने लाइक सबसे पहले फिजिकल नीड, नहीं वेट वेट, तो आपने देखा हो ना अब्राहम मास्लो की, इनकी जो थ्योरी थी नीड हायरार्की थ्योरी, मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है। तो इसमें इन्होंने टोटल कितनी 5 नीड्स बताई थी। सबसे पहले इन्होंने जो बताई थी वो क्या थी, वो थी फिजियोलॉजिकल, है ना। फिर दूसरी इन्होंने जो बताई थी वो सेफ्टी की नीड बताई थी। फिर उन्होंने जो तीसरी बताई थी वो कौन सी बताई थी, मैं कलर चेंज करके इसको, एक मिनट मैं फिर से बनाती हूँ डायग्राम को। जो सबसे पहली थी साइकोफिजिकल,
फिर इन्होंने जो दूसरी बताई थी नीड, वो कौन सी बताई थी? दूसरी बताई थी सेफ्टी नीड। फिर इन्होंने जो तीसरी नीड बताई थी, तीसरी वाली जो थी इनकी, वो कौन सी थी? सोशल नीड्स। इसको यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस, है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर इन्होंने जो अगली नीड बताई थी वो कौन सी थी? सेल्फ स्टीम। फिर इन्होंने जो लास्ट नीड बताई थी वो कौन सी थी? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर लिखा ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कहने का ये मतलब है कि इन्होंने बताया था कि सबसे पहले हमें साइकोफिजिकल नीड होती है, कि जैसे हमें सबसे पहले हमें भूख लगती है ना, तो हमें खाने की टोटल 5 बेसिक नीड्स है ना हमारी, हंगर, थ्रस्ट, उसके बाद स्लीप एंड ऐसे 2 और नीड्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये फुलफिल करना होता है। देन आफ्टर जब ये नीड्स हमारी फुलफिल होंगी ना, तब उसके बाद हम जाएंगे सेफ्टी नीड पे। जब हमारे पास खाने के लिए रोटी हो जाएगी तभी तो हम घर बनवाएंगे ना, उसके पहले तो नहीं बनवाएंगे। तो सबसे पहले हमें खाने का जुगाड़ करना होता है, फिर हमें अपना घर बनाना होता है, कि हमें लाइक बारिश से, धूप से, ठंडी से बचना होता है। फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, जब हमारे पास खाने का भी हो जाता है, रहने का भी हो जाता है, फिर हम अपने लोगों की तलाश करते हैं। फिर हमें लोगों की ज़रूरत होती है ना, कि हमें लोग लाइक लव करें, हमें लोग अफेक्शन दिखाएं, हमारे अफेक्शन दिखाएं, है ना, तो हम लोगों के साथ जुड़ के रखें। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अब हम कुछ अच्छा अचीव कर पाए, है ना। फिर उसके बाद जो लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है ना, कि जैसे आपकी लाइक निर्वाणा, मोक्ष हो गया ना, वो इंडियन साइकोलॉजी में है, बट वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जैसे हमें एक गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाती है, तो हमें कुछ लाइक 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, इसके लिए क्या होता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, तो ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से साइकोफिजिकल, सोशल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसको सोशल नीड भी कहते हैं, फिर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 नीड्स बताई हैं। इससे मिलकर के ये हमारी अब्राहम मास्लो ने थ्योरी बताई थी, कि इनसे ही मिलकर के एक व्यक्ति का पर्सनालिटी जो होता है वो डिफाइन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला चलते कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व के क्या क्या निर्धारक है। सबसे पहला हेरिडिटी, कि व्यक्ति का जो अपने माता पिता से प्राप्त करता है वो। फिर उसका इन्वायरमेंट, मतलब व्यक्ति का पर्यावरण, उसकी जो संस्कृति होता है, उसका जो परिवार, उसका जो एजुकेशन, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, किसकी पर्सनालिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर व्यक्ति के ओनली आउटर अपीयरेंस की बात करें ना, तो मतलब जो व्यक्ति बाह्य रूप से दिखता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, कि व्यक्ति का थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसकी थिंकिंग स्टाइल कैसी है, फिर उसका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, कि अगर जैसे क्लास में टीचर ने डांट दिया तो बच्चे को रोना नहीं है, अगर बॉस ने चिल्ला दिया तो उसमें रोना नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, बाद में, है ना, जब घर पे आएंगे, अकेले में रहेंगे तब रोएंगे, है ना। फिर उसके बाद उसका जो सोशल एडजस्टमेंट है, क्लास में वो लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर रहा है, लोगों से लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके जो मोरल वैल्यूज़ है, क्या सही है क्या गलत है, समाज के क्या सोसाइटल रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स है, क्या क्राइटेरिया, इन सबको भी देखना है। तो वही कि व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की सोच, भावनाएं, व्यवहार, मूल्य आदि का क्या एक समग्र रूप है इसका। हाँ, इट्स नॉट अ ओनली आउटर अपीयरेंस, मतलब व्यक्ति का बस आउटर नहीं, इंटरनल अपीयरेंस भी उसका मायने रखता है। कुल मिलाकर के ये है। फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट व्यूज पर्सनालिटी एज कि व्हाट, इट्स अ डायनेमिक सिस्टम, मल्टी डायमेंशनल, प्रिडिक्टिव बिहेवियर एंड डेवलपेबल थ्रू लर्निंग, डेवलपेबल, है ना, कि डायनेमिक प्रोसेस, हम पर्यावरण के साथ में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। मल्टी डायमेंशनल हमने देखा था, उसमें बच्चे का एटीट्यूड, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट, उसमें बच्चे की मेंटल एबिलिटी, उसमें बच्चे का लाइक आईक्यू कह सकते हैं, उसमें बच्चे का ईक्यू कह सकते हैं, बच्चे का क्या, उसका क्या कह सकते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिर बच्चे की क्या, उसका जो लाइक इन्वायरमेंट के साथ उसका एडजस्टमेंट है। तो ये मल्टी डायमेंशनल होती है। फिर प्रिडिक्टिव बिहेवियर, कि हम वर्तमान के व्यवहार को देख करके हम भविष्य की क्या करते हैं, प्रकार से प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे चल के बच्चा ऐसा करेगा, फिर ये व्यक्ति ऐसा करेगा। फिर लर्निंग के थ्रू इसमें क्या होता है, उसका डेवलपमेंट भी होता है, मतलब शिक्षा द्वारा विकसित भी किया जा सकता है, मीन्स वही ना, ट्रेनिंग के द्वारा,
और क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो फाइनली अब हम लोग देखते हैं इधर कि इंटेलिजेंस सोर्स हाउ स्मार्ट यू आर। जो हमारा बुद्धिमत्ता होती है, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, वो कहता है कि आप कितने समझदार हैं, है ना। ये आपकी समझदारी, वो उसको हम किससे, आपकी इंटेलेक्ट से कोरिलेट करते हैं। वहीं पर अब पर्सनालिटी की बात करते हैं, सोच हु यू आर, कि आप वास्तव में कौन है, कि क्या आपका यही व्यक्तित्व है। आपने जैसा व्यवहार किया, आपने समझा क्या, वो तो ठीक है। जब उसको व्यवहार के रूप में सामने प्रेजेंट करते हैं, वो आपका व्यक्तित्व होता है। आपने चीज़ों को लिया, समझा, पढ़ा, तो वो आपकी समझदारी, वो आपका इंटेलेक्ट होता है। बट आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप उसको उस आपका जो वे ऑफ बिहेविंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वही आपकी पर्सनालिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ आप जरूर से हमें कमेंट में पूछेगा। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।